चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा पहला लाइव वीडियो है और मैं पिछले कुछ दिनों से लाइव वीडियो को ट्राई कर रहा हूँ कि आपके सामने लाइव आऊँ, और किसी ना किसी का बस टेक्निकल नॉलेज नहीं होने के चलते मैं लगातार फेल हो रहा हूँ। बट ये आप लोगों का प्यार है कि मैं अपना ट्राई जो है, जो अटेम्प्ट है, वो छोड़ रहा नहीं। आज का जो विषय है वो है ईपीएफओ के द्वारा जो जारी किया गया नया नोटिफिकेशन है इन रिगार्ड टू ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज से पहले जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन हम प्रोसेस करते थे ये ऑफलाइन प्रोसेस हुआ करता था, लेकिन ईपीएफओ ने नोटिफिकेशन रिलीज किया और कहा कि अब किसी भी तरह का ऑफलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन वो नहीं लेंगे, हम सिर्फ ऑनलाइन डिक्लेरेशन लेंगे और प्रोसेस करेंगे। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो लिंक में जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे वो वीडियो है। सब्जेक्ट है यूजर मैनुअल ऑनलाइन पीएफ ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर मेंबर पोर्टल। किस तरह से एक मेंबर अपने पोर्टल पे जाके लॉगिन करेगा और क्या क्या डिटेल डालेंगे जिससे वो ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन प्रोसेस कर सकते हैं। अभी रिसेंटली 26 मार्च 2024 को ईपीएफओ ने फिर से एक नोटिफिकेशन डाला जिसमें उन्होंने ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन का जो प्रोसेस है उसका सेकेंड वर्जन लॉन्च किया है। अब ये सेकेंड वर्जन लॉन्च उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन जो थे ना वो कहीं ना कहीं ब्रीच हो रहे थे, चांसेस ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट इंक्रीज हो रहा था। तो आइडेंटिटी थेफ्ट ना हो और जो पीएफ के मेंबर है उनको उनका पैसा मिले, इसीलिए उन्होंने कुछ सिक्योरिटी फीचर्स में चेंजेस किए। साथ ही साथ जो टाइमलाइन है, डॉक्यूमेंट लिस्ट कुछ और एडिशनल ऐड किया इस सेकेंड वर्जन में। हमने जैसे कि पहले वीडियो में बतलाया था, सेम चीज मैं यहां पे भी बताता हूं कि पीएफ मेंबर, ये मेरे स्क्रीन पे जो 11 डिफरेंट पैरामीटर्स दिए गए हैं, इसमें वह चेंजेस करवाने के लिए, अपडेशन करवाने के लिए ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन प्रोसेस कर सकता है। ये क्या क्या है? नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम, रिलेशनशिप, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रीजन ऑफ लिविंग, डेट ऑफ लिविंग, नेशनलिटी एंड आधार कार्ड। यानी कि अगर पीएफ मेंबर के प्रोफाइल में इसमें किसी भी तरह का एरर है तो वह इसके लिए रेक्टिफिकेशन कराने के लिए ऑफलाइन के जगह ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म दे सकता है। फ्रीक्वेंसी कितनी बार वो कर सकता है? किसी भी एक पैरामीटर को ऑन एन एवरेज वो एक बार अपडेट करवा सकता है ऑनलाइन मैकेनिज्म के द्वारा। किसी किसी केसेस में 2 टर्म्स के लिए अलाउ है, बट पैराफ्रेसिया ये ओनली फॉर वन टाइम फॉर वन पैरामीटर है। लेकिन साथ ही साथ ईपीएफओ ने यह आजादी दी है पीएफ मेंबर को कि जब वो कोई एक एप्लीकेशन कर रहा है ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन के लिए, तो वहां पर कम से कम या फिर ज्यादा से ज्यादा 5 अलग अलग पैरामीटर के रेक्टिफिकेशन के लिए वो आवेदन कर सकता है। यानी कि अगर एक पीएफ मेंबर ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहा है ज्वाइंट डिक्लेरेशन में और वो चाहता है कि उसका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम एंड रिलेशनशिप, ये पांचों को एक साथ अमेंड कराना चाहता है, एक साथ अपडेट करवाना चाहता है, तो वो एक बार में कर सकता है। लेकिन अगर उसका एक एप्लीकेशन मोर देन 5 है, लेट से वो पूरे 11 पैरामीटर्स में चेंजेस करवाना चाहता है या 6 पैरामीटर्स में, तो उस केसेस में उसकी जो एप्लीकेशन है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म वो ओआईसी के पास जाएगा, जहां पर उसके सारे रिक्वेस्ट को बहुत ही डिटेल में स्टडी किया जाएगा। इफ डिपार्टमेंट इज सेटिस्फाइड विद द सपोर्टिंग्स एंड द रीजन एक्सप्लेन बाय द पीएफ मेंबर, तभी जाके उसके ज्वाइंट डिक्लेरेशन को आगे प्रोसीड किया जाएगा फॉर द अप्रूवल। जब एक पीएफ मेंबर ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहा है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन डालता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल नाम चेंज करवाना चाहता है, अपना नेम अपडेट करवाना चाहता है, अब उसका जो रिक्वेस्ट है ज्वाइंट डिक्लेरेशन में, अब वो रिक्वेस्ट किस कैटेगरी में आ रहा है? क्या वो मेजर रिक्वायरमेंट है या माइनर रिक्वायरमेंट है? माइनर रिक्वायरमेंट मतलब जो नेम चेंज या फिर किसी जगह अदर चेंजेस करवाना है ज्वाइंट डिक्लेरेशन के थ्रू, उसमें नॉमिनल चेंजेस करवाना है, तो वहां पर पीएफ डिपार्टमेंट हार्डली 2 डॉक्यूमेंट्स मांगती है। लेकिन अगर कोई मेजर चेंज है तो वहां पर पीएफ डिपार्टमेंट कम से कम 3 डॉक्यूमेंट्स मांगेगी। ये सारा डॉक्यूमेंट जो है पीएफ मेंबर को ऑनलाइन अपने लॉगिन क्रेडेंशियल, अपने लॉगिन अकाउंट में जाके अपलोड करना है। जैसा कि मैंने अभी कहा, माइनर केस के लिए एटलीस्ट 2 डॉक्यूमेंट्स, मेजर केस के लिए एटलीस्ट 3 डॉक्यूमेंट्स। आपके सामने स्क्रीन पे जो टेबल दिख रहा है, यहां पर आप देखिएगा मेंबर नेम चेंज,
मेंबर नेम चेंज जो हो रहा है, अगर उसके नेम चेंज में लेट से फॉर एग्जांपल 2 या 2 से ज्यादा अल्फाबेट का चेंजेस है, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, और उसके चेंज के चलते उसके नेम का प्रोनाउंसिएशन जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जा रहा है, तो वैसे केसेस में इसे मेजर कैटेगरी में डाला जाएगा। किसी कारणवश अगर मेंबर का नाम भी एक्सपेंड हो रहा है, पहले छोटा नाम था फिर बड़ा नाम किया जा रहा है, तो वो भी केसेस आपके मेजर केस में डाले जाएंगे। सेम सिचुएशन पेरेंट्स के नेम के लिए भी है। अगर पेरेंट्स या फिर फैमिली या फिर पीएफ मेंबर का नेम जो चेंज कर रहे हैं, जिसमें 2 या 2 से कम या ज्यादा अल्फाबेट का चेंजेस है, प्लस वो चेंजेस के चलते उनका नाम का जो प्रोनाउंसिएशन है कंप्लीटली चेंज हो जा रहा है, साथ ही साथ अगर किसी का एक्सपेंडिंग ऑफ द नेम है, तो ऐसे सारे केसेस को मेजर केसेस में डाला जाता है। और जब आपका ज्वाइंट डिक्लेरेशन किसी मेजर चेंज के लिए अप्लाई हो रहा है, तो आपको कम से कम 3 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डालने होंगे फॉर ईच एंड एवरी पैरामीटर। सेम सिचुएशन फॉर पेरेंट्स नेम ऑल्सो। इसी के वाइस वर्सा, अगर 2 या 2 से कम अल्फाबेट में चेंजेस है नाम के, और उस चेंजेस के चलते नेम के प्रोनाउंसिएशन में किसी तरह का चेंजेस नहीं आ रहा है, नॉट चेंजिंग फाइनेटिकली, और किसी फीमेल इंप्लॉय का जो सरनेम है वो ऐड कर रहा है आफ्टर मैरिज, उसको भी माइनर केस में डाला गया है। और जो सैल्यूटेशन आप गलती से डाल देते हैं, मिस्टर, मिस, मिसेस, श्री, जो पोर्टल में दिखता है, उसे हटा रहे हैं। तो ये तीनों कैटेगरीज जो है इसे माइनर केस में डाला गया है। सिमिलर कंडीशन पेरेंट्स के नेम के लिए भी है। तो ऐसे केसेस में अब पीएफ मेंबर को मिनिमम 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। जेंडर का केस जो है उसे माइनर कैटेगरी में डाल दिया गया है। डेट ऑफ बर्थ जो है, अगर 3 साल से ज्यादा का गैप आ रहा है तो उसे मेजर कैटेगरी में है, 3 साल से कम का गैप है तो उसे माइनर कैटेगरी में डाला गया है। आप स्क्रीन पोस्ट करके अदर पैरामीटर्स भी चेक कर सकते हैं कि किनको मेजर और किनको माइनर कैटेगरी में डाला गया है। डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप एसओपी जरूर रेफर कीजिएगा। अब हम आते हैं और चेक करते हैं कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगे इस इंटायर एसओपी प्रोसेस फ्लो में। यहां 3 अलग अलग प्लेयर्स है। पहला प्लेयर कौन है? एक पीएफ मेंबर, जिसे ज्वाइंट डिक्लेरेशन के थ्रू अपने डेटा को रेक्टिफाई करवाना है या अपडेट करवानी है। एक एम्प्लॉयर, जो पीएफ मेंबर के एप्लीकेशंस को वेरीफाई करेगा अपने लेवल पे, कुछ सपोर्टिंग है तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, फिर उनके अप्रूवल के बाद ये चल जाता है ईपीएफओ। तो ईपीएफओ एक थर्ड पार्टी है जो प्ले कर रही है यहाँ पर अपना रोल। यहाँ उनका रोल ये है कि जो एप्लीकेशंस आया है पीएफ मेंबर के द्वारा वाया मींस ऑफ एम्प्लॉयर अप्रूवल, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करके उसको अप्रूव करेगी या फिर रिजेक्ट करेगी। लेकिन यहां हम ये तो समझ गए कि अगर कोई पीएफ मेंबर जिसका यूएन एक्टिव है, जिसका एम्प्लॉयर एक्टिव है, उस केसेस में तो क्वाइट इजी है प्रोसेस। लेकिन ऐसे केसेस जहां पर मान लीजिए कि कंपनी बंद हो गई है, तब पीएफ मेंबर क्या करेगा? देखिए, वैसे केसेस के लिए भी ये जो एसओपी दिया गया है ईपीएफओ के द्वारा, उन्होंने एनेक्चर 2 में एक फॉर्मेट दिया है, जो फॉर्मेट में आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा इस पीपीटी में। ईपीएफओ मेंबर को वो फॉर्मेट लेना है, फिर उस एसओपी में जो पैराग्राफ नंबर 6.15 है, उसमें कुछ ऑथराइज पर्संस के डिटेल्स मेंशन किए गए, उनके पास जाके वो फॉर्म फिलअप करवानी है। उसके साथ जो ज्वाइंट डिक्लेरेशंस के जो आपका ये रेक्टिफिकेशन करवाना है, वो लिस्ट देना है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है फिजिकली जाके ईपीएफओ डिपार्टमेंट में। आप जब ईपीएफओ जाएंगे तो वहां पर जो आपका ऑफिसर है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करेगा और उसे ऑनलाइन अपलोड करेगा अपने एफओ इंटरफेस में। एक बार वो ऑनलाइन अपलोड कर दिया तो उसके बाद वो डिटेल जो है आपको एसएमएस के थ्रू आ जाएगी और आपको ईमेल भी मिल जाएगा और आपका ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन प्रोसेस यहां से फर्दर प्रोसीड होगा। यानी पहले जो आप मैनुअल करते थे और मैनुअल फॉलोअप करते थे, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, आपका जो प्रोसेस है कंप्लीटली ऑनलाइन ही होगा, चाहे आपकी कंपनी एक्टिव हो या इनएक्टिव हो। कई ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं जहां कंपनी
ऑन पेपर इनएक्टिव अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया है, इनएक्टिव या फिर क्लोज डिक्लेयर नहीं किया, बट ग्राउंड रियलिटी में वो इनएक्टिव हो चुका है या क्लोज हो चुका है। ऐसे केसेस में भी प्रोसेस वही है, जब पीएफ मेंबर अपनी याचिका डालेगा ऑफलाइन के थ्रू डिपार्टमेंट विजिट करके कि ये मेरा ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है जो कि मैंने एज पर पैरा 6.15 के तहत जो ऑथराइज पर्सन है उनसे डिटेल एक्नॉलेज करवाया है। तो आपसे अनुरोध है कि आप ये एग्जामिन करें कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक्टिव है कि इनएक्टिव है। तो यहाँ जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है वो 3 दिन का समय लेगा और उस 3 दिन के अंदर वो चेक करेगा कि क्या ये जो कंपनी है बंद है या अभी भी चल रही है। अगर बंद है तो अपने रिपोर्ट में देगा कि ये कंपनी बंद है, और फिर उसके बाद जो अपना फील्ड ऑफिसर है ईपीएफओ का वो आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करेगा, उसे स्कैन करके ऑनलाइन एप्लीकेशन जनरेट किया जाएगा और फिर ये आगे सिमिलर वे में प्रोसीड होगा। अगर मान लीजिए कोई ज्वाइंट डिक्लेरेशन करना है लेकिन जो शख्स है उसकी मृत्यु हो गई इन द केस ऑफ डेथ, तो इन द केस ऑफ डेथ जो डिसीड मेंबर है उसका नॉमिनी सेम प्रोसेस करेगा। वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को लेगा, उसको साइन करेगा ऑन बिहाफ ऑफ दी डिसीड पर्सन और फिर उसे ईपीएफओ में सबमिट करवाएंगे ताकि वो ऑनलाइन आगे प्रोसेस हो। वाइस वर्सा अगर मान लीजिए इन सिमिलर केस अगर मान लीजिए नॉर्मली मालूम नहीं है कौन है, फॉर्म 2 मेंशन नहीं किया है जो एम्प्लॉय है डिसीड पर्सन ड्यूरिंग हिज एंटायर लाइफ टाइम, तो वैसे केस में जो नॉमिनी अपने आप को डिक्लेयर कर रहे कि मैं नॉमिनी हूं, उनका क्या काम है कि वो पहले तो लीगल हायर सर्टिफिकेट देंगे और फिर उसके साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जो रेक्टिफिकेशन करवाना है प्लस द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड एज प्रिस्क्राइब इन द टेबल्स। अब अनदर केस लेते हैं जहां पर द पर्सन इज लाइव, कंपनी इज ऑल्सो लाइव, बट सम हाउ जो है वो अपना ऑनलाइन अकाउंट लॉग इन नहीं कर पा रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर ड्यू टू आधार सीडिंग केसेस, आधार डेटा मिसमैच के चलते एक एम्प्लॉय अपना ऑनलाइन यूएन अकाउंट जो है वो लॉग इन कर नहीं पाता है। तो ऐसे केसेस में एज द मेंबर इज नॉट एबल टू लॉग इन टू हिज पोर्टल, देयरफॉर ही और सी कैन नॉट सबमिट हिज जॉइंट डिक्लेरेशन। तो यहां पर एम्प्लॉयर को ये लिबर्टी दी गई है, प्रोविजन दिया गया है कि वह उस रिक्वेस्ट के आधार पे जो भी एम्प्लॉय रिक्वेस्ट करता है अपने एम्प्लॉयर के, उस आधार पर जो भी डॉक्यूमेंट्स है ऑनलाइन वो उसको सबमिट करे और उसके बाद सेम प्रोसेस आगे बढ़ेगा। यहां मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन प्रोसेस सक्सेसफुल करने के लिए एम्प्लॉयर के लिए रिक्वायर्ड है कि वो अपना ई सिग्नेचर एक्टिवेट करवा ले। सिंस ये इंटायर ऑनलाइन प्रोसेस होगा तो अब जो पीएफ मेंबर है जो ऑफलाइन एप्लीकेशन किया करते थे तो अक्सर फॉलोअप करते थे और 6-6 महीना वेट करते हैं कि डिपार्टमेंट अथॉरिटी क्या कहेगी, लेकिन अब यहाँ सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अब आपको फॉलोअप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि जैसे ही आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन किया तो आपका एप्लीकेशन टाइम बेस्ड स्टैम्प्ड हो जाता है। वंस इट रीचेस टू दी डिपार्टमेंट उसके बाद तो टर्न अराउंड टाइम भी एक्टिवेट हो जाता है और उससे पहले जहां जहां आपका डॉक्यूमेंट जो एप्लीकेशन है जैसे से आगे बढ़ेगा आपको पैरेलली आपको एसएमएस एवं ईमेल आते रहेगा जो भी आपका आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी आपने जो ईपीएफ को प्रोवाइड किया है। टाइमलाइन हम देख लेते हैं क्या है टाइमलाइन। अगर आपका ज्वाइंट डिक्लेरेशन माइनर रिक्वेस्ट है यानी कि नॉमिनल चेंजेस है जो कि हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है, उस केसेस में जब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है आपके एम्प्लॉय की तरफ से अप्रूव हो जाता है तो उसके ट्रांजैक्शन प्लस 7 डेज लेगा ईपीएफओ आपके ज्वाइंट डिक्लेरेशन को आइदर अप्रूव या रिजेक्ट करने के लिए। सिमिलरली अगर वो मेजर केस है तो उस केस में वंस एप्लीकेशन रिसीव टू दी आरपीएफसी वहां पर ट्रांजैक्शन प्लस 15 डेज बोलेगा। अगर किसी कारणवश आपका जो रिक्वेस्ट है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास गया है तो एडिशनल 3 डेज का टाइम लिया जाएगा। एंड इफ जेडी गेट रिवर्टेड बैक टू द एम्प्लॉयर देन द रिक्वेस्ट टाइम विल स्टार्ट वंस इट रिसीव बैक इन द लॉगिन ऑफ द कंसर्न ऑफिसर।
तो अगर ये रिजेक्ट हो जाता है, सपोज कोई भी आपका माइनर हो या मेजर रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद भी आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टर्न अराउंड टाइम फिर से चेंज हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट को समझते हैं। नेम चेंज या फिर जेंडर चेंज, इन दोनों केस में एज पर टेबल ए आधार कार्ड मैंडेटरी है। इसके अलावा सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्कूल के जो सर्टिफिकेट्स है, ये आपके एडिशनल रिक्वायरमेंट इस बार वर्जन 2 में डाले गए हैं। डेट ऑफ बर्थ रेक्टिफिकेशन कराने के लिए अगर माइनर केस है तो कम से कम 2 डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, अगर मेजर केस है तो कम से कम 3 डॉक्यूमेंट। तो ऑलरेडी 1 2 3 ऑप्शन आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आपके पास ये तीनों चीज है 1 2 एंड 3, तब आप मेजर केस के लिए अप्लाई कीजिए। अगर माइनर है तो इनमें से कोई 2 केस। अगर इनमें से तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, तब ये नया पॉइंट ऐड किया गया है इस एसओपी में, इस नए वर्जन में, जो कि है मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय द सिविल सर्जन। और साथ ही साथ एक एफिडेविट मेंबर को देना होगा नोटराइज करा के आरपीएफसी को। अलोंग विद दैट आधार, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मेडिक्लेम इशूड बाय द सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, पीएसयू which having a photo and date of birth, domicile certificate, राशन कार्ड या फिर पीडीएस कार्ड ऑफ द मेंबर। पेरेंट्स के नेम को रेक्टिफाई करवाना है या फिर रिलेशनशिप में रेक्टिफिकेशन करवाने हैं, तो यहां पर टोटल 7 न्यू एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ऐड कर दिए गए हैं, क्योंकि पहले जो था मात्र 4 या 5 डॉक्यूमेंट्स थे, तो मेंबर्स को थोड़ा चैलेंज हो रहा था कि उनके पास ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट जो लिस्ट है उसको बढ़ा दिया गया, आपके लिए ऑप्शन इंक्रीज कर दिया गया है। इन सभी ऑप्शंस में कम से कम 3 एज पर द मेजर केस, और अगर माइनर केस है कम से कम 2 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। मेरिटल स्टेटस पुराने वाले वर्जन 1 में मात्र 3 ऑप्शन दिए गए थे डॉक्यूमेंट्स का, तो यहाँ पर अगर किसी का मेजर केस हो गया और आधार कार्ड, डाइवोर्स या पासपोर्ट जो पुराने वर्जन में थे, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है किसी पर्सन के पास, तो उसके लिए मेरिटल स्टेटस चेंज करना मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पर और 4 एडिशनल डॉक्यूमेंट ऐड कर दिए गए हैं, जिससे आपका ऑप्शन इंक्रीज हो गया है। अब जो मेरिटल स्टेटस है वो रिवाइज कराने के लिए या अपडेट करवाने के लिए क्वाइट इजी हो गया पीएफ मेंबर के लिए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जैसा पहले था वैसा अभी भी है। रीजन ऑफ लिविंग, डेट ऑफ लिविंग, नेशनैलिटी एवं आधार कार्ड, इन सभी में किसी तरह का नया ऑप्शन ऐड नहीं किया गया है। ये एज इट इज लाइक प्रीवियस एसओपी के हिसाब से था, प्रीवियस वर्जन के हिसाब से। यहां हम एनेक्चर 2 देख लेते हैं। एनेक्चर 2 जो है ये एम्प्लॉयर अपने लेटर हेड में एम्प्लॉय को प्रोवाइड करेगा। आपसे अनुरोध है कि आप सिर्फ वही डेटा डालिए जिसकी रेक्टिफिकेशन आपको करवानी है, रेस्ट डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, यहां साइन जरूर कीजिएगा, एम्प्लॉयर का साइन होना चाहिए, और ये फॉर्मेट जो है ना लेटर हेड में आना चाहिए, ताकि आप इसको सिस्टम में ऑनलाइन अपलोड कर सकें। एनेक्चर 2 में ये जॉइंट डिक्लेरेशन उन पीएफ मेंबर के लिए है जहां पर कंपनी क्लोज है या फिर ट्रेस नहीं हो पा रहा है। तो एज पर पैराग्राफ नंबर 6.15 जो हमने डिस्कस किया था, उसके हिसाब से जो ऑथराइज पर्सन है वो इसे एक्नॉलेज करेगा, सील करेगा, और इसके साथ आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने होंगे एज पर माइनर या मेजर चेंजेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब आइए देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कैसे करोगे। पीएफ मेंबर को अपना लॉगिन करना होगा अकाउंट। लॉगिन करने के बाद जो आपको रिक्वायर्ड चेंजेस है, आप मैनेज सेक्शन में जाइएगा। मैनेज सेक्शन में जाने के बाद आप मॉडिफाई बेसिक डिटेल में जाइए। उसके बाद जो आपको जो चेंजेस करवानी है वो
इंफॉर्मेशन यहाँ पे इनपुट कीजिए, सपोर्टिंग यहाँ पर अपलोड कीजिए एज पर द पैरामीटर क्लासिफिकेशन। मेजर है तो कम से कम पर पैरामीटर 3, अगर माइनर है तो पर पैरामीटर 2 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। वंस यू डेट सबमिट आपने कर दिया, तब आपके पास स्क्रीन में ये दिखेगा कि इट इज पेंडिंग विद द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को सेम टाइम पे एक एसएमएस एवं ईमेल आ जाएगा। अब यहाँ एम्प्लॉयर क्या करेगा, वो अपने अकाउंट को लॉगिन करेगा। एम्प्लॉयर लॉगिन करने के बाद एम्प्लॉयर एफओ में जो मेंबर सेक्शन है वो वहां पर जाके क्लिक करेगा। लास्ट में इस एरिया में उसे दिखेगा ज्वाइंट डिक्लेरेशन चेंज रिक्वेस्ट। सिंस एम्प्लॉयर को ऑलरेडी मालूम चल जाता है क्योंकि ईच एंड एवरी एप्लीकेशन जब सबमिट होगा तो एम्प्लॉयर को उसके रिगार्डिंग एक ईमेल भी आएगी। एम्प्लॉयर से क्लिक करने के बाद उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा। अगर माइनर है तो 2 डॉक्यूमेंट्स पर पैरामीटर, मेजर है तो यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। उसे चेक करने के बाद वह, अगर एम्प्लॉयर को कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, लेट्स से सैलरी स्लिप अपलोड करना है, अटेंडेंस डिटेल अपलोड करना है, तो एम्प्लॉयर यहाँ पर अपने एंड से वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। जो रिमार्क देना है एम्प्लॉयर को, अगर देने की रिक्वायरमेंट्स वो देंगे, यहाँ पर ऑथराइज करेगा और फिर अप्रूव करेंगे आपके ज्वाइंट डिक्लेरेशन को वाया यूजिंग ई सिग्नेचर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो भी कंपनी ने अपना ई सिग्नेचर एक्टिवेट नहीं किया है, प्लीज आप अपना ई सिग्नेचर एक्टिवेट कीजिए, क्योंकि ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो ऑनलाइन मैकेनिज्म जो प्रोसेस है, ये आपके ई सिग्नेचर करने के बाद ही अप्रूव होगा। जैसे ही आप इसे अप्रूव कर देंगे वाया ई सिग्नेचर, उसके बाद जो स्क्रीन है वहां पर आपको दिखेगा अप्रूव बाय एम्प्लॉयर, नाउ पेंडिंग विद फील्ड ऑफिसर। फील्ड ऑफिसर मींस एफओ। अब एफओ क्या करेगा, एफओ भी अपने इंटरफेस को लॉगिन करने के बाद स्क्रीन में चेक करेगा कि किस यूएन पर्सन का रिक्वेस्ट आया है, चेंजेस की रिक्वेस्ट क्या है, मेजर है या माइनर है। उसके बाद उसे जो एक्शन लेना है वो एक्शन करके सबमिट करेगा और तब जाके ये अप्रूव होगा वाया एपीएफसी या फिर आरपीएफसी के द्वारा। इसे अप्रूव, रिजेक्ट या फिर रिटर्न कर दिया जाएगा। पुराना जो वर्जन था, वर्जन 1, वहां पर किसी तरह का एक कम्युनिकेशन एक्सचेंज करना मुश्किल था, किसी तरह का एमआईएस नहीं दिख रहा था। ओके, ऑप्शन टू रिवर्ट बैक to the employee was not there. Option to refer to the enforcement officer for verification was not there. No MIS dashboard जो कि मैंने आपको बताया वो नहीं था पहले। Enforcement officer cannot upload their report on FO interface and forward to the DA for onward transmission to complete the authority to competent authority. तो ये ऑप्शंस जो थे पहले वर्जन में नहीं थे। अब नया वर्जन जो है, सेकेंड वर्जन, इसमें सॉल्यूशन आ गया है, इंप्लीमेंट कर दिया गया है, प्रोसेस में डाल दिया गया है, रिवर्ट बैक का ऑप्शन दे दिया गया है। ईओ भी है जो अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकता है, रेफरेंस उसको वो भी केस रिफर कर सकता है। प्रॉपर एमआईएस है, लॉगिन डिटेल्स है। ईओ भी जो लॉगिन करके जो भी उसको लाइन ऐड करना है वो अपने एफओ में डाल सकता है। ओके, एक रिपोर्ट अपलोड कर सकता है। ये सारे जो फीचर्स है उसे ऐड कर दिया गया। तो एट एंड ऑफ द डे ये जो ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन प्रोसेस दिया गया है, इससे जो एक समय से प्रॉब्लम चलते आ रहा है, जो हम लोग फेस कर रहे हैं इस फील्ड में, उसका एक सॉल्यूशन है। और सेकेंड वर्जन इज मच बेटर वर्जन देन द प्रीवियस वन। और उम्मीद करते हैं कि ईपीएफओ इसे और इम्प्रूव करेगा और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाएगा। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये कंप्लीटली ऑटोमेटेड हो जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा चैटबॉट इनिशिएट हो जाए, ताकि पीएफ मेंबर भी समय पे जब भी उनको कुछ क्वेरीज है, उनका क्या सिचुएशंस है ज्वाइंट डिक्लेरेशन को लेके, एवं अन्य सर्विसेज भी जो ईपीएफओ देता है पीएफ मेंबर को, उसमें भी उनको पता चलते रहेगा। तो यहां हम अंत करते इस वीडियो को। थोड़ा जल्दी बोलने की कोशिश किया है
समय के साथ मैं और इम्प्रूव करूंगा, और जो टेक्निकल प्रॉब्लम आज फेस किया है, उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम उसे ना फेस करूँ, कोई नया टेक्निकल प्रॉब्लम फेस करूंगा। ओके, सेम प्रॉब्लम तो दोबारा फेस नहीं करने वाला। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब मैं इसको एडिट करके आपके लिए वापस डाल दूंगा, ताकि जिन लोगों ने नहीं देखा है या जो देखना चाहते थे वो दोबारा इसे देख पाएंगे। अब प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इसे और अच्छा कर सकूं। धन्यवाद।